नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टीवीएस की रेडियन 2020 BS6 मॉडल। और इस गाड़ी का जो संदर्भ है, इस गाड़ी की जो सार्थकता है वो इस बात में है कि ये जो कम्यूटर सीसी बेसिक एंट्री लेवल सेगमेंट है, ये भारतीय बाइक बाज़ार में एक वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। जब तक स्कूटर्स नहीं आए थे तब तक ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बाइक्स इसी सेगमेंट से बिकती थी। और आज भी यहाँ पर इस सेगमेंट में स्प्लेंडर का दबदबा है और टीवीएस ने इस सेगमेंट में अपना एक मार्केट शेयर कार्व आउट करने के लिए रेडियन निकाली थी और हमने इसका एक बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू भी किया था। अब BS6 नॉर्म्स लागू होने के बाद में टीवीएस ने रेडियन के अंदर कुछ चेंज कर दिए हैं और हमने इस 2020 BS6 वर्जन की भी बहुत ही डिटेल्ड टेस्ट राइड करी है और इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद हैं, आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें, तो कृपा करके हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको हमारे बारे में। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी हो सके हमारे वीडियो शेयर कीजिए। और जब आप किसी कंटेंट को सर्च करें तो उसके आगे मोटराइड्स लिख दीजिए, ताकि यूट्यूब के ऊपर जो आजकल रीच कम की जा रही है बहुत सारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ की, उसका इफेक्ट हम तक ना पहुँचे। चलिए अब हम लोग इस गाड़ी की वीडियो रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हैं। अब सबसे पहला बदलाव जो यहाँ पर किया गया है वो ये है कि इंजन के अंदर अब ETFI आ गया है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, जिससे कि ये इंजन ज़्यादा रिफाइंड हो गया है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी लगभग 15% से बेहतर हो गई है। यही नहीं, अब यहाँ पर स्टार्टेबिलिटी भी बेहतर है, यानी कि अगर आप इसे ठंडे मौसम में भी चालू करेंगे तो ये बड़े आराम से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा TVS का ये दावा है कि FI आने के बाद में ये इंजन जो है ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो गया है और साथ ही साथ इसका रख रखाव जो है उस पर भी आपका खर्चा जो है अब कम आएगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ जब FI आ जाता है किसी इंजन में तो वहाँ पर रिफाइनमेंट और थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो जनरली बेहतर हो जाता है और हमने ये नोटिस किया कि नई रेडियन के अंदर जो रिफाइनमेंट है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये डेफिनेटली पहले से बेहतर है। अब यहाँ पर आप अगर ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं तो ये स्पेशल एडिशन है और ये नॉर्मल वेरिएंट नहीं है, ये ज़रा महंगा आता है और यहाँ पर कुछ खास फीचर्स हैं। BS6 के साथ यहाँ पर ये स्पेशल एडिशन भी निकाला गया है और इस स्पेशल एडिशन में क्या क्या खासियतें हैं ये मैं आपको पहले जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपको क्रोम मिरर्स मिलते हैं, इनके स्टेम भी क्रोम में बनाए गए हैं। अब ये काफ़ी स्टर्डी हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिरर्स देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। यहाँ पर ये क्लच और ब्रेक लीवर भी आपको एक स्टील लुक में मिलता है। यहाँ पर अगर आप ये थाई पैड का स्टाइलिंग देखेंगे तो ये नॉर्मल रेडियन से ज़रा अलग है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये ऊपर जो आप टैंक पैड देख रहे हैं ये आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड रेडियन में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको स्पेशल एडिशन में मिलेगा। इसके अलावा रेडियन जो है इसकी सीट अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सीट्स में से एक है और यहाँ पर अगर आप ये सीट देख रहे हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये क्विल्टेड सीट है, यानी कि इसमें क्रिस क्रॉस तौर पर सिलाई की गई है और उसके साथ ही यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग आपको नज़र आएगी। अगर आप नॉर्मल रेडियन के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रिब्ड शेप में सीट नज़र आएगी जो इससे कुछ अलग है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पेशल वर्जन है इसमें सामने ड्रम ब्रेक्स ही हैं, लेकिन स्पेशल एडिशन के साथ अब आप डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं, तो ये एक और यहाँ पर खासियत है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई स्पेशल एडिशन की, लेकिन रेडियन जो है ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल, बड़ी ही ड्यूरेबल, टिकाऊ किस्म की गाड़ी है, बड़ी ही कंफर्टेबल गाड़ी है। इसे एक एवरीडे यूज़र जो है उसे ध्यान में रख के बनाया गया है और उसके लिए कुछ खासियतें भी हैं यहाँ पर। तो ये खासियतें क्या हैं और इन खासियतों की अगर आप बात करेंगे तो पहली बात यह है कि जो हेडलैम्प है यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप इसे देखेंगे तो TVS का दावा है कि यहाँ पर जो हेडलाइट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको ये नीचे LED DRL भी मिलता है और साथ ही एक क्रोम फिनिश भी मिलता है। ये हेडलैम्प काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रात को डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इससे प्रकाश मिलता है। रात को विजिबिलिटी इससे डेफिनेटली इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे बेहतर मिलती है। यहाँ पर ब्लिंकर्स जो है ये आपको सिर्फ बल्ब्स मिलते हैं, ये एक किफ़ायती गाड़ी है तो यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई LED एलिमेंट नहीं मिलेगा DRL के अलावा। और एक और जो यहाँ पर ख़ास बात है वो ये है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है एक कार लाइक डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर आपको इंजन मेलफंक्शन और साइड स्टैंड इंडिकेटर का भी एक इंडिकेटर मिलेगा, साथ ही फ्यूल गेज, यहाँ पर एक सिल्वर में फिनिश्ड TVS का लोगो, टेल लाइट्स में टर्न इंडिकेटर्स, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम और उसके अलावा स्पीडो, इकोनॉमी पावर मोड्स जो कि थ्रॉटल पोजीशन से संबंधित हैं। जब आप थ्रॉटल ज़्यादा घुमाते हैं तो पावर मोड में चला जाता है, अदरवाइज़ इकोनॉमी में रहता है। और एक ओडोमीटर, यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रिप मीटर नहीं है तो ये एक मिसिंग फीचर है। यहाँ पर ये लाइट ऑन और ऑफ़, यहाँ पर AHO नहीं है क्योंकि यहाँ पर DRL जो है वो पूरा वक्त ऑन रहती है। और अगर मैंने ये गाड़ी स्टार्ट कर ही दी है तो आपको ये बता दूं
कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है ये कम्यूटर सेगमेंट में सबसे बेहतरीन एग्जॉस्ट है। इसका साउंड ऐसा है कि आपको लगेगा कि आप कहीं ज़्यादा बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। बहुत बेजी एग्जॉस्ट है। ऐसा एग्जॉस्ट आपको किसी और कम्यूटर मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पे लो और मिड ड्राइव्स में ये गाड़ी ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। तो ये इस गाड़ी की एक और विशेषता है। इसके अलावा ये क्रोम मिरर्स यहाँ पर हैं क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। और यहाँ पर ये टैंक जो है ये 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, जो कि इस सेगमेंट के लिए सफिशिएंट है। हिंज्ड फ्यूल कैप मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम के साथ साथ एक पास स्विच भी मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स, और ये जो हॉर्न है यहाँ पर इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है। अब सीट हाइट यहाँ पर हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से बात करूं तो ये लगभग 780 mm की सीट हाइट होनी चाहिए। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच होने के बावजूद मैं बड़े आराम से यहाँ पर अपनी नीज़ में एक बेंड के साथ ज़मीन पर अपने पैर टिका पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप में से छोटे कद के लोग भी कोई बैठेंगे तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पर ये एक क्रैश गार्ड नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आप इस इंजन को भी देखेंगे तो ये इंजन एक 109.7 cc ड्यूरा लाइफ इंजन है, जिसकी कुछ खासियतें हैं। और ये खासियतें क्या हैं ये मैं आपको जब परफॉर्मेंस की बात करूंगा तब बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इसे फिनिश इस एक शैम्पेन गोल्डन कलर में किया गया है, जो देखने में काफ़ी अलग लगता है। यहाँ पर FI अब आ गया है तो उसके लिए ये एक एक्सटेंशन सा दिया गया है। रेडियन की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है क्रोम के अंदर। और अब यहाँ पर ET-FI का एक लोगो भी आपको नज़र आएगा। साइड में आपको सामने की ओर रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। टायर्स आगे और पीछे 2.75 और 318 टायर्स मिलते हैं आपको, और ये TVS के ही टायर्स हैं। यहाँ पर आपको फुल क्रोम एग्जॉस्ट मिलता है, और उसके साथ ही यहाँ पर ये पीछे की ओर आपको एक फुट पैड और 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है यहाँ पर, और पीछे ग्रैब रेल के साथ साथ आपको एक छोटा कैरियर जैसा भी मिलता है, जिस पर आप अगर कुछ सामान चाहें तो लाद सकते हैं। पीछे जो लाइट है ये काफ़ी सिंपल बड़ी लाइट है, और जो ब्लिंकर्स हैं ये भी आगे की तरह ही बल्ब्स हैं। अब अगर आप यहाँ से इसे देखेंगे तो सारी गार्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है। साइड स्टैंड, हील एंड टो शिफ्टर, और साथ में जो राइट हैंड साइड में इंजन का निचला भाग है यहाँ पर आपको एक स्पोर्टी एक्सेंट के साथ TVS की ब्रांडिंग भी नज़र आएगी। तो डिज़ाइन जो है पहले जैसा ही है, कुछ छोटे मोटे मामूली बदलाव किए गए हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर आप इस गाड़ी को पूरी तरह से लाद के भी चल रहे हैं तो भी ख़राब रास्तों पर या ऊंचे बम्प्स पर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट जैसा मैंने आपको बताया था बहुत लंबी है, और महिलाओं के बैठने के लिए यहाँ पर ये एक ग्रैब हुक भी दिया गया है, जिससे कि महिलाएं यहाँ पर आराम से बैठ सकें। सीट हाइट नीची है तो महिलाओं को यहाँ पर बैठने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी सुविधाजनक किस्म की एक सीट बनाई गई है। राइडिंग स्टांस जो है ये भी एक प्रॉपर कम्यूटर स्टांस है, थोड़ा सा फुट फॉरवर्ड स्टांस आपको मिलता है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ट्रिप मीटर डेफिनेटली होना चाहिए था, ट्रिप मीटर यहाँ पर मिसिंग है। ये एक ऐसी फीचर है जिसके बारे में मैं शिकायत कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर शिकायत करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। फिट फिनिश यहाँ पर बहुत अच्छी है, और एक प्लीज़ ऑल किस्म का जो डिज़ाइन होता है इस सेगमेंट के लिए वो यहाँ पर TVS ने मुहैया करवाया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि है एक 109.7 cc सिंगल सिलेंडर इंजन, और ये अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की इंजन्स में से एक है। सबसे पावरफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर होंडा CD110 अगर आप देखेंगे तो इससे ज़रा ज़्यादा पावर और टॉर्क बनाता है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें हीरो स्प्लेंडर प्लस से या फिर बजाज की प्लैटिना से, तो फिर यहाँ पर पावर और टॉर्क जो है ज़्यादा है। यहाँ पर आपको पीक पावर मिलती है 8 हॉर्स पावर की 7350 यानी 7350 RPM पर, जो कि अगेन इस सेगमेंट का काफ़ी लो RPM है। सबसे ज़्यादा हाई RPM नहीं है, 7500 RPM पर दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी पीक पावर बनाती हैं। और पीक टॉर्क यहाँ पर आपको मिलती है 8.7 न्यूटन मीटर्स की 4500 RPM पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाकी सारी गाड़ियाँ हैं वो लगभग 8.3, 8.2 इस तरह का कुछ टॉर्क बनाती हैं, लेकिन उनका टॉर्क बनता है 6000 RPM पर या फिर 5500 RPM पर। तो ये उन गाड़ियों से 1000 to 1500 RPM लोअर डाउन द रेव रेंज अपना पीक टॉर्क बनाती है। और इसका मतलब ये है कि लोअर डाउन द रेव रेंज सिटी ट्रैफिक के अंदर जब आप इसे हायर गियर्स में चलाते हैं तो आपको सफिशिएंट टॉर्क मिलता है, आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार, और इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है।
अगर आप इसे बहुत ही स्लो स्पीड्स पर हाई गियर्स में भी चला रहे हैं तो आपको अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी मिलती है। 2 लोग भी बैठे हैं तो आपको गियर नहीं बदलना पड़ता है, और इस चीज़ का प्रभाव खास करके स्लो मूविंग स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आप स्लो स्पीड्स पर गियर्स की बात करें तो सेकेंड गियर में ये 12 किलोमीटर्स पर आवर से चलना शुरू कर देती है बिना किसी नॉकिंग के, बिना बंद हुए। अगर आप इसे थर्ड गियर में लेकर के जाएंगे तो 18 किलोमीटर्स पर आवर से ये आगे बढ़ना शुरू कर देती है, और फोर्थ गियर में 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये आगे बढ़ती है। तो आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। गियर शिफ्ट भी यहाँ पर बहुत स्मूथ हैं, और ये भी इस गाड़ी की एक खासियत है। बहुत ही एफर्टलेस यहाँ पर गियर शिफ्ट होते हैं, और आपको सिटी में इस गाड़ी को चलाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इंजन रिफाइनमेंट की जहाँ तक बात आती है तो रेडियन से आप किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रू आउट द रेव रेंज किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई बज़ नहीं है, और इवन एट द टॉप ऑफ इट्स रेव रेंज आपको बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। किसी भी तरह की बज़ या किसी भी तरह का एक ख़राब इंजन का, रेजिस्टिंग इंजन का जो साइन होता है वो आपको नहीं मिलता है। तो रिफाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पर TVS ने इसे और ज़्यादा इंप्रूव किया है। पहले भी ये काफ़ी रिफाइंड थी, लेकिन अब इस नए BS6 वेरिएंट में ये और भी ज़्यादा रिफाइंड है। रिफाइनमेंट के लिहाज से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं सुन करके आपको बताने की कोशिश करूँ तो 3000 और 5000 RPM के बीच में रखेंगे तो ये बहुत ही एफिशिएंटली चलती है, बहुत ही टॉर्कली चलती है, और बहुत ही अच्छे से पुल करती है। अब पिछली बार जब मैंने इस गाड़ी को चलाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सस्पेंशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन तेज़ स्पीड पर ज़रा वॉबली महसूस होता है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बार मुझे ये सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, और TVS की माने तो सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 5 स्टेप रेयर सस्पेंशन में सेकेंड सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग पर होने के बावजूद भी ये सस्पेंशन मुझे इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टिफ लग रहा है। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पिछली बार से डेफिनेटली ज़्यादा स्टिफ लग रहा है। इसके 2 मतलब हैं। पहला ये कि इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो मुझे पिछली बार से ज़्यादा बेहतर लगी। इस बार हाई स्पीड पर ये मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी। यहाँ सामने अगर डिस्क ब्रेक्स होते तो ज़्यादा बेहतर होता। हमको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स वाला वेरिएंट नहीं दिया गया, और ये ड्रम ब्रेक जो है सामने 130 mm, पीछे 110 mm के साथ मेरे ख्याल से पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को फुल स्पीड पर चला रहे हैं तो वहाँ से ज़रा हिचकिचाहट होती है इस गाड़ी को वक्त पर रुकने के लिए। 240 mm फ्रंट डिस्क के साथ भी ये गाड़ी आती है, और उसके साथ मेरे ख्याल से ब्रेकिंग ज़रा और बेहतर हो जाएगी। दूसरी एक और चीज़ जहाँ मुझे ज़रा शिकायत है वो ये है कि ये टायर जो हैं ये स्किनी तो हैं, ये ड्यूरेबल भी काफ़ी रहेंगे, लेकिन जब आप ब्रेक करते हैं तो आप इमीडिएटली इन्हें स्क्वील करते हुए सुन सकते हैं, यानी कि ग्रिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप इसे अगर थोड़ा आराम से चलाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा एंथुसियास्टिकली चलाने की कोशिश करेंगे या फिर वेट कंडीशंस में चलाने की कोशिश करेंगे तो ये टायर सबसे ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो उस तरह के प्रयोग के लिए मेरे ख्याल से आप इन टायर्स को अगर बदल लें तो ही ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने ये नोटिस किया कि कार्बोरेटेड वर्जन जो था वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर है, लेकिन थर्ड और फोर्थ गियर्स में मामूली सा टॉप स्पीड में मेरे को फ़र्क नज़र आया। इंजन रिफाइनमेंट में बहुत मामूली सा फ़र्क नज़र आया। थ्रॉटल रिस्पॉन्स में फ़र्क नज़र आया। तो ओवरऑल ये बाइक जो है अब ज़्यादा रिफाइंड महसूस होती है, पहले से ज़्यादा माइलेज यहाँ पर बढ़ गया है। और अगर आप गियर्स में स्पीड की बात करें तो पहले गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड गियर में 60 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में पिछली बार 85 किलोमीटर्स पर आवर तक मैं पहुँच पाया था। इस बार 87, 88 तक मैं स्पीडों पे देख पाया, और टॉप स्पीड पिछली बार मैं 95, 96 देख पाया था। इस बार मैं 98 किलोमीटर्स पर आवर तक की टॉप स्पीडों पर देख पाया। तो टॉप के जो 2 गियर्स हैं वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस में मामूली सी, बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी महसूस हुई। फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की जिन लोगों ने इसे ख़रीदा है उन लोगों ने भी माना है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, और अगर आप इसे आराम से चलाएं तो ये आपको 60-65 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी बिना किसी तकलीफ़ के पहले भी देती थी, और अब इस नए फ्यूल इंजेक्शन के साथ आपको ये और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। यहाँ पर आपको 65 टू अप टू 70 किलोमीटर्स तक की फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी अगर आप इसे आराम से चलाएं तो ये जो गाड़ी है ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों में से एक है, और ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी मांग भी है। तो उस लिहाज से TVS ने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं, और यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको एक बहुत बड़े बेनिफिट के तौर पर मिलेगी।
तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं कीमतों पर, और कीमतें यहाँ पर बहुत रीज़नेबल हैं। टीवीएस ने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्राइस किया है, क्योंकि ये सेगमेंट जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी के जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, जो इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। 60.9 थाउजेंड रुपीज़ में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलता है, जहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट विद ड्रम ब्रेक्स मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्पेशल एडिशन, जो कि ये वाला एडिशन है, ये लेंगे तो ड्रम ब्रेक्स के साथ जो भी सारी मैंने फीचर्स आपको बताई उनके साथ आपको 64,000 रुपीज़ देने होते हैं। और अगर आप यही वाला वेरिएंट डिस्क के साथ लेंगे तो आपको 67,000 रुपीज़ एक्स शोरूम देने होते हैं। अब यही कीमतें आप स्प्लेंडर प्लस के साथ अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर भी कीमतें लगभग सेम ही हैं। बेस वेरिएंट की 60.8 थाउजेंड रुपीज़ की कीमत है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक स्टार्टर नहीं मिलता है। और टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है 64.4 थाउजेंड रुपीज़ का, वो ज़रा सस्ता ज़रूर है यहाँ से, लेकिन वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। यहाँ पर अब आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है। तो ये वाला जो वेरिएंट है जिसमें डिस्क नहीं है, ये फिर भी स्प्लेंडर प्लस से सस्ता है। अगर आप प्लैटिना के साथ जाएंगे तो प्लैटिना जो है वो 4 गियर वाली प्लैटिना इससे ज़्यादा सस्ती है, लेकिन वहाँ पर फीचर्स, वहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा ही बचाना चाहते हैं तो आप प्लैटिना के साथ में भी जा सकते हैं। वहाँ पर एक प्लैटिना एच गियर नाम की भी वेरिएंट है, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक गियर मिलता है। वो 110 सीसी वाली मोटरसाइकिल है, और उस गाड़ी की कीमत जो है लगभग इसके बराबर ही है। वहाँ पर आपको 63,000 रुपीज़ देने होते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्पिटिटर जो इस सेगमेंट में है वो है होंडा CD 110, और वहाँ पर आपको 65,000 और 66,000 स्टैंडर्ड और डीलक्स वेरिएंट्स के लिए देने होते हैं। वहाँ पर भी आपके पास डिस्क वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। तो इस गाड़ी की जो कीमत है इस सेगमेंट में बहुत अच्छे से प्राइस की गई है, और ये दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और आपको एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3,000 रुपीज़ तक की बचत होगी अगर आप रेडियन के साथ जाते हैं। ये गाड़ी बड़ी ही टिकाऊ, बड़ी ही कंफर्टेबल और बड़ी ही प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप किसी तरह के फैंसी फीचर्स की उम्मीद ना करें। और TVS की जो वारंटी है वो जैसे TVS की बाकी मोटरसाइकिल्स पर 5 साल 50,000 किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो आपको यहाँ पर भी मिलती है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पर्ल वाइट, मेटल ब्लैक, गोल्डन बेज, रॉयल पर्पल और वोल्केनो रेड कलर्स मिलते हैं। तो अगर आपको एक बड़ी ही प्रैक्टिकल, बड़ी ही ड्यूरेबल किस्म की गाड़ी चाहिए, जो कि नो नॉनसेंस गाड़ी हो, आपको बहुत अच्छा माइलेज दे और आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, तो दोस्तों TVS रेडियन जो है ये TVS मोटर कंपनी की एक बड़ी ही बेहतरीन पेशकश है, और आपको इसे डेफिनेटली टेस्ट राइड करना चाहिए अपना बाइंग डिसीजन लेने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। आपको इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी सवाल थे नई रेडियन से संबंधित, उन सब के जवाब मिले। और अगर आपके कोई सवाल बाकी रह गए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके जवाब पर्सनली ज़रूर दूंगा। और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे बारे में बताइए उनको, और किसी भी वीडियो को मोटरॉइड्स आगे डाल के सर्च कीजिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।